नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। हॉर्मुज संकट के बीच अब नया फ्लैश पॉइंट खार्ग आइलैंड बन गया है। ट्रंप ने ईरान विजय के लिए नया गेम प्लान तैयार किया है। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अब ट्रंप के टारगेट पर ईरान की लाइफ लाइन है। इसके लिए ट्रंप ने ऑपरेशन खार्ग चलाने का प्लान तैयार किया है, जिसे मुस्तबा ने डिकोड कर लिया है। मुस्तबा ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे अगर ट्रंप के 5000 सैनिक फंसे तो खार्ग उनके लिए कब्रगाह बन जाएगा। आपको मुस्तबा के मिशन खार्ग और ट्रंप के ऑपरेशन खार्ग दोनों के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आप ले लें। मिडिल ईस्ट में जंग थमने की उम्मीद कम होती जा रही है, जिसका असर अब क्रूड ऑयल की कीमत पर दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमतें $104 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के सीज फायर के दावों को ईरान द्वारा खारिज करने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले 27 दिनों में कच्चे तेल की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी है। सप्लाई प्रभावित हो रही है, इसलिए ट्रंप अब ऑपरेशन खार्ग की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप के ऑपरेशन खार्ग के कितने कामयाब होने की संभावना, ये बड़ा सवाल है। इधर बड़ी खबर यह भी है कि IRGC के नेवी कमांडर अली रजा तंगसिरी की मौत हो गई है। इजरायली हमले में IRGC के नेवी कमांडर की जान चली गई है। इजराइल ने तंगसिरी को मारने का दावा किया है। बंदर अब्बास में हुए हमले में तंगसिरी की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC के नेवी कमांडर अली रजा तंगसिरी के इजरायली हमले में जान चली गई है और इसका दावा किया है इजराइल ने। IDF ये कह रहा है कि बंदर अब्बास में हुए हमले में तंगसिरी की जान चली गई। क्या हॉर्मुज की लड़ाई अब खार्ग पर आई? ईरान का मिशन खार्ग, कहां कहां मौत का जाल। ट्रंप का खार्ग प्लान, मुस्तबा के पास क्या कहा? ट्रंप का सीज फायर बहाना, खार्ग है असली निशाना। क्या खार्ग बनेगा अमेरिकी सैनिकों का कब्रगाह? पिछले 27 दिनों से मिडिल ईस्ट में भीषण जंग हो रही है। मिसाइलों और ड्रोन की बारिश हो रही है। इराक से लेकर इजराइल तक तबाही ही तबाही है। हर तरफ आग और धुआं है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान के सुसाइड ड्रोन तबाह कर रहे हैं। ईरान की क्लस्टर मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। अमेरिका के 5 दिनों के युद्ध विराम का आज तीसरा दिन है, लेकिन इजराइल की एयरफोर्स ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। IDF के फाइटर जेट्स तेहरान में IRGC के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। जवाब में ईरान ने तेल की महाधमनी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल रहा है। बिना परमिशन हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को IRGC समंदर में डुबो रहा है। अमेरिका के युद्धपोत पर मिसाइल दाग रहा है। ऐसे में अमेरिका ने ईरान जंग के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। ट्रंप की नजर अब दुनिया के तेल की महाधमनी से ज्यादा ईरान की लाइफलाइन यानी खार्ग आइलैंड पर है। इसीलिए ट्रंप ईरान को 5 दिन के युद्ध विराम और समझौतों की बातों में उलझा कर रखना चाहते हैं।
अमेरिका अपने गेम प्लान के मुताबिक चल रहा है। एक तरफ ईरान की लीडरशिप में ये कहकर फूट डाल रहा है कि उसे नया नेता मिल गया है, दूसरी ओर वो अपने 5000 घातक सैनिकों को ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर खार्क पर भेज रहा है ताकि ईरान की लाइफलाइन कहे जाने वाले खार्क पर कब्जा किया जा सके। इसके लिए ट्रंप ऑपरेशन खार्क चलाने वाले हैं। अमेरिका के 5 शक्तिशाली युद्धपोत ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इन युद्धपोतों पर अमेरिका के वो घातक सैनिक तैनात हैं जो किसी भी वक्त ऑन ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जो 5 अमेरिकी युद्धपोत ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टॉक, यूएसएस न्यू अलायंस और यूएसएस त्रिपोली शामिल है। इन 5 युद्धपोतों का मिडिल ईस्ट में पहुंचना बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूएसएस त्रिपोली एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यानी ये जल थल दोनों जगह कारगर है। यूएसएस त्रिपोली पर 1204 क्रू मेंबर और 1787 मरीन कमांडो तैनात हैं। ये मरीन कमांडो इतने ट्रेन हैं कि वो जमीन, आसमान और समंदर में कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर के साथ MV-22 ऑस्प्रे विमान और F-35B स्टील्थ फाइटर जेट तैनात होते हैं, जिससे इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर यूएसएस बॉक्सर की बात करें तो ये भी एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसमें 2200 मरीन कमांडो तैनात है। साथ में हेलीकॉप्टर के साथ साथ MV-22 ऑस्प्रे विमान भी तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेना की प्रतिष्ठित 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से 3000 से 4000 अतिरिक्त सैनिक मध्य पूर्व में तैनात होने वाले हैं, जबकि पहले ही वहां लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ईरान के इस लाइफलाइन को काटना क्यों चाहता है? तो क्या इसके लिए आपको खार्क आइलैंड के बारे में समझना होगा। खार्क आइलैंड पर्शियन गल्फ में ईरान के तट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा कोरल द्वीप है। ये बुशहर से 57 किलोमीटर दूर और जेनेवा से सिर्फ 38 किलोमीटर दूर है। इस खार्क आइलैंड की लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। खार्क आइलैंड ईरान के तेल सप्लाई सिस्टम की लाइफलाइन है। ईरान अपना 90% तेल इसी खार्क द्वीप से निर्यात करता है। यहाँ 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। खार्क आइलैंड से रोजाना 70 लाख बैरल तेल लोड किया जा सकता है। इसीलिए तो ईरान भी खार्क को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा और इसके लिए मुस्तबा की फोर्स ने खार्क आइलैंड पर मौत का जाल बिछा रखा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से ईरान ने खार्क को बचाने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। हवाई हमले से बचाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाए हैं। ऑन ग्राउंड ऑपरेशन से बचाने के लिए एक्स्ट्रा सैनिक भेजे हैं। खासतौर पर किनारे पर माइंस यानी बम बिछा रहा है। ये माइंस 2 तरह के हैं, एक तो पैदल सैनिकों के लिए और दूसरे टैंकों या गाड़ियों के लिए। खासकर उस जगह पर माइंस लगाए गए हैं जहां से अमेरिकी सैनिक अगर समुद्र से उतरकर हमला करें तो सीधे फंस जाएं। तभी तो IRGC के सीनियर अफसर अली अकबर अहमदियन कह रहे हैं, हम वर्षों से अमेरिकियों के इन क्षेत्रों में प्रवेश का इंतजार कर रहे थे और 20 साल से युद्ध रणनीति के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब अमेरिकी सैनिकों के लिए हमारा एक ही संदेश है, हमारे करीब आओ। जिस खार्क पर कब्जे के लिए ट्रंप ऑपरेशन चलाने वाले हैं, वहां की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। तभी तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम इस क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों, विशेषकर सैन्य तैनाती पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारे संकल्प की परीक्षा मत लो। दरअसल अमेरिका खार्क पर कब्जा कर ईरान पर प्रेशर बढ़ाना चाहता है। ट्रंप का प्लान है कि अगर खार्क द्वीप पर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो ईरान पर बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोल देगा। अमेरिका पहले भी खार्क पर अटैक कर चुका है। 13 दिन पहले अमेरिकी फौज ने खार्क में भीषण बमबारी की थी। तब अमेरिका ने दावा किया था कि खार्क आइलैंड पर ईरान के 90 ठिकानों को तबाह कर चुका है। इसीलिए ट्रंप अब वहां ऑन ग्राउंड ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा।
क्योंकि ईरान ने इस द्वीप की सुरक्षा कई लेयर में कर रखी है। खार्ग आइलैंड के अंदर बंकर बनाकर वहां सैनिकों को छिपा रखा है। साथ ही ईरान ने वहां मैनपेट्स की तैनाती कर दी है, जिसकी मदद से कंधे पर मिसाइल सिस्टम रखकर फाइटर जेट को उड़ाया जा सकता है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान ने अमेरिका के F-18 को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को गलत बताया। अमेरिका का दावा है कि उसका कोई भी F-18 विमान मारा नहीं गया है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट को मारने का दावा किया है। इससे पहले ईरान ने 20 मार्च को अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मारने का दावा किया था। पिछले 27 दिनों की जंग में अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका को अब तक 23 विमानों का नुकसान हुआ है, जिसमें एक F-35 फाइटर जेट, एक F-18 फाइटर जेट, 3 F-15 और 6 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 12 MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। यानी ईरान ने एक तरह से अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया है। अमेरिका की हवाई शक्ति की रीढ़ पर बड़ा प्रहार किया है। साथ ही ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत USS पर भी हमले का दावा किया। ईरानी फोर्स ने इब्राहिम लिंकन की तरफ क्रूज मिसाइलें दागने का दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसने कादिर क्रूज मिसाइल से USS लिंकन पर अटैक किया, जिसके बाद अमेरिकी कैरियर को अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान का कहना है कि अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की मूवमेंट पर उसकी नजर है। जैसे ही यह दुश्मन का बेड़ा ईरानी मिसाइलों की जद में जाएगा, उस पर ताकतवर हमला किया जाएगा। वही अमेरिका की तरफ से इस तरह के किसी हमले से इनकार किया गया है। USS इब्राहिम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। निमित्ज क्लास का ये पोत न्यूक्लियर पावर से चलता है। इस पर 2 परमाणु रिएक्टर लगे हैं जो करीब 20 साल तक बिना फ्यूल भरे चल सकते हैं। ये पोत 90 से अधिक अलग अलग तरह के विमान ले जाने में सक्षम है। इनमें F-35, F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके साथ पूरा कैरियर बैटल ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। इसीलिए इस पर हमले को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। We had an attack. 100 missiles were shot by Iran at a very important thing that we had. I won't tell you what it was for certain reasons. 100 missiles going 2,000 miles an hour were coming at this element of importance, tremendous power and importance. And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of it. ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी फौज ने ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक कर ट्रंप के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। ट्रंप के ऑपरेशन खार्ग के बीच ईरान ने फिर क्लियर कट कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ भारत जैसे मित्र देशों के लिए खुला है। अमेरिका और इजराइल के मित्र देशों के लिए बंद है और आगे भी बंद रहेगा। युद्ध रोकने के लिए एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर हॉर्मुज और खार्ग पर कब्जे के लिए मरीन कमांडो और पैराट्रूपर्स की भारी तैनाती कर रहे हैं। लेकिन ईरान को ना तो ट्रंप की शर्तें मंजूर है और ना ही ट्रंप की धमकी के सामने वो झुकने के लिए तैयार है। ईरान ने दो टूक कहा है कि जंग रुकेगी तो तेहरान की शर्तों पर रुकेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में ये जंग रुकेगी
या फिर और भयानक हो जाएगी? इस रिपोर्ट से आप समझिए। क्या ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं? And they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. क्या ट्रंप को जंग से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा? युद्ध या सीज फायर, बातचीत के फ्रंट पर क्या हो रहा है? क्या ट्रंप ने कतर और सऊदी को लड़ने के लिए उकसाया? इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार हो रही है। कामिकाज ड्रोन से बारूदी बवंडर उठ रहा है। अमेरिकी और इजरायली फोर्स भी तेहरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। आईआरजीसी के अहम ठिकानों को तबाह कर रही है, मिसाइल बेस को ध्वस्त कर रहा है। जवाब में ईरान अब अपने सबसे खतरनाक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल के सबसे अहम डिमोना न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया है। हडेरा के आरोट राबिन पावर प्रोजेक्ट पर मिसाइल से अटैक किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार अपनी फोर्स को बढ़ा रहा है। हॉर्मुज और खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल के लिए अपने मरीन कमांडो और पैराट्रूपर्स की भारी तैनाती कर रहा है। खाड़ी में पहले से मौजूद अमेरिकी नेवी के जंगी बेड़ों, साथ ही एम्फीबियस यूएसएस त्रिपोली को उतारा है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ पीस डील के बेहद करीब होने का दावा भी कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जो ईरान को मंजूर नहीं है। ट्रंप की पहली शर्त है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक और परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी देना, यूरेनियम एनरिचमेंट को सीमित या पूरी तरह बंद करना और स्टॉक IAEA को सौंपना, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल या कटौती करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और वैश्विक शिपिंग को सुरक्षित रास्ता देना। इंटरनेशनल एजेंसियों को ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट्स तक पूरी और बिना शर्त पहुंचा देना। प्रमुख परमाणु ठिकानों जैसे नतान, फोर्डो और इस्फहान को खत्म करना। हिजबुल्लाह और अन्य सहयोगी मिलिशिया को समर्थन बंद करना। ईरान की मिसाइल रेंज को केवल सेल्फ डिफेंस तक सीमित करना। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान के नेता डील करना चाहते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। उन्हें अपने ही लोगों से डर है। We settled 8 wars, people sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less. डोनाल्ड ट्रंप के दावों के उलट ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका की शर्तों पर जंग खत्म नहीं करेगा। अमेरिका ने सीजफायर के लिए मीडिएटर कंट्रीज के जरिए जो प्रस्ताव भेजा है उसे धोखा बताया है।
ईरान के मुताबिक ट्रंप का प्रस्ताव जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है। ईरान ने साफ कहा, युद्ध का अंत तभी होगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी और इसके लिए ईरान ने 5 शर्तें रखी हैं। ईरान की पहली शर्त है उनके खिलाफ हमलों और टारगेट किलिंग्स को पूरी तरह रोकना। दूसरी शर्त, फ्यूचर में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी देना। तीसरी शर्त, वॉर डैमेज और नुकसान का मुआवजा। चौथी शर्त, पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों और इस युद्ध में शामिल सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लिए युद्ध की समाप्ति, यानी हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी पर भी हमला ना हो। पांचवी शर्त, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को इंटरनेशनल लेवल पर वैलिडिटी देना। ईरान का रुख बिल्कुल साफ है, जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। सत्ताईस दिनों से जारी भीषण जंग में अमेरिका ने ईरान के हजारों मिलिट्री ठिकानों को उड़ाने का दावा किया है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक जंग में अब तक IRGC के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नेवल प्रोडक्शन का करीब 2/3 हिस्से को ध्वस्त कर दिया। ईरान के सबसे बड़े वॉरशिप का करीब 92% हिस्सा खत्म कर दिया। अमेरिका का दावा है कि ईरान की कॉम्बैट कैपेबिलिटी लगातार घट रही है, जबकि अमेरिका की कॉम्बैट कैपेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। युद्ध के दौरान ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। अमेरिकी शेयर होल्डर वाले तेल और गैस के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इस बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कतर और सऊदी अरब को उकसाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका को चकमा देते हुए कतर ने आधिकारिक तौर पर ईरान की जंग से खुद को अलग थलग कर लिया है। कतर ने तेहरान के साथ साइलेंट डील कर ली है। डील के तहत अगर ईरान कतर के तेल और गैस ठिकानों पर हमला नहीं करता तो उसे $6 बिलियन दिए जाएंगे। ये पैसे सीधे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प को दिए जाएंगे। कतर ने साफ कह दिया है कि जंग में वो ईरान के खिलाफ नहीं है। कतर किसी भी सूरत में ईरान पर हमला नहीं करेगा। जंग में अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा। कतर पर आखिरी बार ईरान ने 20 मार्च को रास लफान पर बड़ा हमला किया था। इसके बाद से उसके एनर्जी ठिकानों पर अटैक नहीं कर रहा। ईरान के खिलाफ जंग में सऊदी अरब के कूदने पर भी अब सस्पेंस बना हुआ है। पहले सऊदी ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की बात तो कही थी। ट्रंप ने पहले नाटो देशों से युद्ध में शामिल होने की अपील की। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन और जापान को भड़काने की कोशिश की। जब किसी का साथ नहीं मिला और अरब देशों को ही ईरान के खिलाफ उकसाने का प्रयास किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। जंग में अकेले पड़ गए ट्रंप अब किसी तरह युद्ध से निकलने की कोशिश में लगे हैं। सीज फायर के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार यानी 28 मार्च को ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। अगर ईरान कोई बड़ी रियायत देता है तो ट्रंप अस्थायी तौर पर जंग रोक सकते हैं। As I've said, we've always estimated approximately 4 to 6 weeks, so you could do the math on that, Mario, but we do look forward, I know the President looks forward to going to China on May 14th and 15th, and of course, as always, we'll provide additional logistical details to all of you in the media for that trip, who I know look forward to coming with us as well. सीज फायर की संभावना के चलते इजराइल ने अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। तेहरान से लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को देखते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें युद्ध के आखिरी लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने की रणनीति बनाई गई। नेतन्याहू ने सेना को निर्देश दिए हैं कि संभावित सीज फायर से पहले ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया जाए।
अब हमारे सामने हिजबुल्लाह को खत्म करने का मुद्दा है। ये मामला ईरान के साथ चल रहे ओवरऑल कैंपेन से भी जुड़ा है, जो मीडिया में आ रही खबरों से उलट अभी भी जारी है। हालांकि हम लेबनान की स्थिति में मौलिक बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए डिटरमाइंड है। मिडिल ईस्ट में जंग से एनर्जी क्राइसिस के बीच ईरान ने गुड न्यूज दी है। ईरान ने मित्र देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया है। जो देश ईरान के दोस्त हैं वो हॉर्मुज अब बिना किसी रुकावट के पार कर सकते हैं। भारत के लिए संकट के बीच ये राहत की बात है। सिलेंडर के लिए शहर शहर कतार खत्म हो सकती है। अफवाहों के बीच पेट्रोल पंप पर पैनिक कम हो सकता है। एलपीजी से लदी हुई 2 शिप भारत पहुंच रही है। यही वो 2 शिप हैं, जगवसंत और पाइन गैस। उसमें कितना स्टॉक है, आने वाले दिनों में कैसे बदलने वाले हैं हालात, तेल और गैस के मोर्चे पर भारत की रिपोर्ट आप देखिए। भारत के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत में खत्म होगी तेल गैस की दिक्कत। अब गैस गोदामों के बाहर नहीं लगेगी कतार। पेट्रोल डीजल की अफवाह पर लगेगा ब्रेक। मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई है। ईरान ने भारत समेत 5 देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया है। मतलब अब आसानी से हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाज तेल और एलपीजी लेकर भारत आ सकेंगे। ईरान ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है और दोस्तों के लिए हॉर्मुज का रास्ता बंद नहीं है। भारत के साथ ईरान ने चीन, रूस और इराक के लिए भी हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया है। हॉर्मुज का रास्ता खोलने से भारत में आने वाला तेल गैस का बड़ा संकट टल गया। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से लदे जहाज अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करेंगे और भारत की तरफ रवाना होंगे, जिनका जंग के बीच इंतजार पूरे देश को है। ईरान ने ये छूट सिर्फ अपने दोस्तों को दी है। दुश्मनों के लिए हॉर्मुज को पार करना अभी भी खतरा है। अमेरिका इजराइल के जहाजों को हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, इन 2 देशों से जुड़े जहाजों पर भी ईरान की नजर है। हॉर्मुज बंद होने से एनर्जी सप्लायर देश कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई को बड़ा नुकसान हुआ है। गैस की किल्लत के बीच एलपीजी से लदे 2 जहाज हॉर्मुज के रास्ते इंडिया आ रहे हैं। 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर जगवसंत आज गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच रहा है। वहीं 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पाइन गैस कल न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा। लेकिन युद्ध के चलते लोगों के बीच पैनिक बना हुआ है। पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह के चलते शहर शहर पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। लोग अपने 2 व्हीलर और कारों के टैंक को फुल कराने की होड़ में लगे हैं, जबकि सरकार क्लियर कर चुकी है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। लोग अफवाहों पर किस कदर यकीन कर लेते हैं, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। कहीं पेट्रोल के लिए लात घूंसे चल रहे हैं तो कहीं लाठी डंडे लेकर लोग पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं। हर कोई पहले पेट्रोल भरवाना चाहता है। देश का कोई भी शहर हो, तस्वीर कमोबेश एक सी नजर आ रही है। कहीं मारपीट हो रही है तो कहीं ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खरीदने की होड़ सी बची है। कई लोग तो गैलन में पेट्रोल और डीजल स्टोर करते भी नजर आ रहे हैं। देश की बड़ी निजी ईंधन रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल के दाम में 5 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। देर रात नायरा एनर्जीज ने अपने पेट्रोल पंप्स में जो है वो बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल के दामों में पेट्रोल 5 रुपए महंगा देर रात कर दिया गया है। 3 रुपए डीजल महंगा हो गया है। इन सब की वजह साफ तौर पर माना जा सकता है कि क्रूड ऑयल की जो बैरल्स हैं उनमें तेजी देखी गई है, बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके चलते इंडिया में, भारत में इस ईरान और इजराइल युद्ध का जो असर है वो सबसे पहले निजी क्षेत्र की इस नायरा एनर्जीज के जो पेट्रोल पंप हैं उनमें देखा जाना अब शुरू हो चुका है। तकरीबन पूरे देश में 6500 नायरा के पेट्रोल पंप हैं जो एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं पेट्रोल और डीजल में। वहीं एलपीजी के एक सिलेंडर के लिए मारामारी जारी है। शहर शहर गैस एजेंसी और गोदामों के बाहर लोग सुबह से अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं।
मुंबई में फूड स्टॉल चलाने वाले लोगों को कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत के चलते भारी परेशानी हो रही है। कोयले की मदद से खाना तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। बॉम्बे सेंट्रल का ये इलाका है और आप देख सकते हैं कि कोयले की सिगड़ी पर पकाया जा रहा है खाना, और ये मुश्किलें पेश आ रही हैं क्योंकि कई दिनों से शायद इन्हें जो सिलेंडर मिलना चाहिए कमर्शियल वो मिल नहीं पाया। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपना व्यवसाय चला पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अकील सर। अकील जी, ये बताइए कि कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? 15-20 दिन हो गया अभी। गैस पे गैस बंद हो गया तो कोयले पे बना रहे हैं अभी। कोयले का भाव भी बढ़ गया है, 35 रुपये से 60 रुपये हो गया अभी। तो सिगड़ी के लिए आपने इस सिगड़ी पे जो बना रहे हैं आप, उसके पहले सिलेंडर पे बनाते थे? गैस बनाते थे पहले। खाना तुरंत बन जाता था फटाफट? आधे घंटे में बन जाता था, इसमें अभी कम से कम 8-9 घंटा लग जाता है बनाते बनाते। दोपहर का 3 बज जाएगा, सुबह से 6 बजे से लगा हुआ है। नवी मुंबई में तो गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतार देखने को मिल रही है। लोग अपना दफ्तर कामकाज छोड़ घंटों तक सिलेंडर के लिए धूप में खड़े होकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से सटे नई मुंबई के सांतपाड़ा इलाके में कई सारे लंबी लाइनें लगी है और रोज़ का ये माहौल है, नज़ारा है। रोज़ ऐसे ही लोग जो है घंटों यहाँ पर खड़े होते हैं और कतार में खड़े होकर लंबी लाइन लगती है। करीबन 1 से 1.5-2 किलोमीटर तक ये लाइन चली जाती है। इस वक्त आप देखेंगे कि एक लाइन से सिलेंडर यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग काफ़ी खड़े हैं। अगर मैं सिलेंडर की गिनती शुरू कर दूँ तो ये गिनती जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए, मैं सिलेंडर गिनना शुरू कर देता हूँ। ये तो मैं तो बीच में से कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ऐसी सैकड़ों सिलेंडर जो है इस लाइन में खड़े हैं और लोग जो है सुबह से ही इस कतार में खड़े हैं ताकि उनका नंबर आए और वो सिलेंडर इनको मिल जाए। सरकार लगातार कह रही है कि लोग जो है पैनिक बाइंग ना करें और इसका भी असर कहीं ना कहीं जो कतारें लगी है उस पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों में डर है कि सिलेंडर जो है ख़त्म हो जाएंगे, आगे चल के सिलेंडर नहीं मिल पाएंगे, तो जिसके कारण घरेलू सिलेंडर की मांग काफ़ी बढ़ गई है और लोग जो है सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पर उनकी भीड़ भी उमड़ी है। राजधानी दिल्ली में गीता कॉलोनी इलाके में सिलेंडर कनेक्शन होने के बावजूद कुछ परिवार चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर है। लोगों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के गीता कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो सड़क किनारे रहते हैं, लेकिन इन लोगों के पास गैस कनेक्शन है और पिछले कुछ दिनों से जब से एलपीजी की शॉर्टेज होनी शुरू हुई है, ये लोग बद से बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हो चुके हैं। इन लोगों के घरों में गैस सिलेंडर लगभग 10 से 15 दिन पहले ख़त्म हो चुका है और अब उन्होंने चूल्हे पे खाना बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से लोग परेशान हैं। आपके घर में अभी गैस का कनेक्शन है? कनेक्शन तो है पर हमारे पास गैस नहीं है। गैस अभी नहीं आई है हमारे घर में। हम लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं और लकड़ियाँ हम खरीद के लाते हैं, बहुत दूर से लाते लकड़ियाँ खरीद के। आप लोग भी सिलेंडर के लिए लाइनों में लग रहे हैं? हाँ, लाइन में लगे थे लेकिन नहीं मिल रहा। जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया है। चूल्हा इनके पास था, गैस इनके पास था, यानी स्टोव इनके पास था, वो अब ख़त्म हो गया है। तो अब इन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये चुना है कि चूल्हे पे खाना बना रहे। मुश्किलें तो हो ही रही है क्योंकि एक बंद सा कमरा है जहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाने से धुआं उठ रहा है, क्योंकि कई दिनों तक इन लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली मुंबई जैसी तस्वीरें और शहरों से भी आ रही हैं। सरकार पूरी कोशिश में है कि आम आदमी की परेशानी कम हो और पब्लिक के बीच पैनिक और अफवाह को किसी तरह रोका जाए। अब हॉर्मूज का रास्ता खुल चुका है, जिससे एलपीजी संकट आने वाले दिनों में काफी हद तक कम होने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण देश में एलपीजी को लेकर मारामारी बची है, तो अभी बंगाल में चुनावी जंग छिड़ी हुई है। इस चुनावी माहौल में आज बंगाल में रामनवमी का माहौल गरमाया हुआ है। हावड़ा में सुबह अंजनी पुत्र फीना की शोभा यात्रा निकली, तो अब विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकल रही है। सुबह जब अंजनी पुत्र फीना की शोभा यात्रा निकली तो पूरा माहौल भगवा रंग में दिखा। इस दौरान जय श्री राम के नारे थे। शोभा यात्रा उन इलाकों से होकर गुजरी जहां पहले नफरती पत्थर चले थे, लेकिन इस बार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की सख्त सुरक्षा में शोभा यात्रा निकल रही है, इसलिए अभी तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ना तो किसी जगह शोभा यात्रा में बाधा डाली गई, ना ही इस दौरान कहीं हथियार लहराए गए। भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी शोभा यात्रा में शामिल हुए, तो नोआपाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने
नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा इलाके में भगवान राम की पूजा की। दिलीप घोष पश्चिमी मेदिनीपुर के जेबरा में बाइक रैली में शामिल हुए। आज कोलकाता के भवानीपुर में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शुवेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। शुवेंदु यहां शोभा यात्रा में शामिल हुए और कहा कि इस बार भवानीपुर में भी कमल खिलेगा। शुवेंदु अधिकारी ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि बीजेपी इस बार 177 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। शुवेंदु दा नंदीग्राम के बाद अब भवानीपुर की भूमि ममता को सीधे चुनौती। भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लीडरशिप मुझे जो आदेश किया मैं पालन करूंगा। कितने आश्वस्त है कि आप भवानीपुर में वो कमाल कर पाएंगे जो आपने नंदीग्राम में किया था? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। जब यहाँ ज्यादा मुसलमान वोट था, अच्छा, यहाँ इतना ज्यादा नहीं। आपको लग रहा है कि अब की बार सनातन पर वोट हो रहा है? राष्ट्रवाद, सनातन और विकास के लिए, यहाँ मोदी जी का गारंटी के लिए। यहाँ जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा है बाइकआउट बीजेपी। यहाँ और भी ज्यादा पोस्टर देख लीजिए। हिंदू एक हो, रामनवमी मनाओ, कह रहे हैं कि पोस्टर ज्यादा है। रामनवमी बंगाल की संस्कृति नहीं है, बंगाल की संस्कृति पर राजनीति हावी नहीं होने देंगे, ये टीएमसी की तरफ से कहा। ये हिंदू संस्कृति है, ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। मोहम्मद अली जिन्ना इसको पाकिस्तान ले जाने का कोशिश किया इस्लामिक कंट्री में, और 1947 20 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद इनको रोक दिया था। ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। हम भारतीय है, हम सनातनी है, हम हिंदू है। हम इस बार बांटने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ आप लीडर ऑपोजिशन रहे, ममता की लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे आपने क्या कमियां देखी और 77 से आंकड़ा कहां जाते हुए देख रहे हैं आप? 177 प्लस होगा। 177 प्लस का दावा है। और जब कहा गया कि भवानीपुर में कैसे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के आदेश पर भवानीपुर में भी अब की बार कमल खिलेगा। रामनवमी पर जगह जगह निकल रही शोभा यात्राओं में बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। नोआपाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा इलाके से राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान की पूजा की। फिर इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि अगर फिर से टीएमसी सरकार आती है तो हिंदुओं को पूजा के लिए पहले मस्जिद जाकर मौलानाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी। बंगाल में क्या स्थिति है इस वक्त, क्या लगता है आपको? आप तो उम्मीदवार है। बंगाल राममय है और सोने में सुहागा ये हुआ कि रामनवमी के समय में ही चुनाव हो रहा है, तो पूरा जो बंगाल है राममय है और रामनवमी के उत्सव के साथ ही चुनाव का भी उत्सव शुरू हो चुका है। दादा, हावड़ा जैसे इलाके में अभी भी रामनवमी को लेकर कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट के परमिशन के बाद रामनवमी के जुलूस निकाला जाता है। क्या कहना चाहोगे दादा? ममता बनर्जी का शासन अगर एक दिन भी और रह गया तो रामनवमी हावड़ा में क्यों पूरे बंगाल में कोई भी मंदिर में पूजा नहीं होगा। मंदिर में पूजा करने के लिए मस्जिद से परमिशन लेना होगा, मौलाना से परमिशन लेना होगा। पहले मौलाना से परमिशन लीजिए, फिर थाने में जाइए, तब बड़ा बड़ी बात कह रहे हो। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि बिना मौलाना का, बिना मस्जिद के परमिशन से बंगाल में ममता बनर्जी का शासन रह गया तो आप पूजा भी नहीं कर सकते, घंटी भी नहीं बजा सकते। और ये हो रहा है मुर्शिदा, मालदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, कलकत्ता, मटिया बुरुज, राजा बाजार, इस सब जगह में आप पूजा कर सकते हैं क्या? इस बार हावड़ा में शोभा यात्रा पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के कारण पुलिस बहुत सख्त दिखाई दे रही थी। हाई कोर्ट ने इन शर्तों के साथ हावड़ा में शोभा यात्रा को मंजूरी दी कि इसमें 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, हथियारों की नुमाइश नहीं होगी, कोई भड़काऊ बयानबाजी और नारे नहीं लगेंगे। इसलिए पुलिस बहुत सख्त दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद लोगों में जोश की कोई कमी नहीं है। शुवेंदु अधिकारी के सामने लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, कहा कि अब ममता सरकार के जाने का समय आ गया है। शुवेंदु अधिकारी जहां से गुजर रहे हैं वहां जब उन्हें लोग स्वागत करने के मिल रहे हैं तो स्पेशल रुकते हैं और यहाँ
जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ शुभेंदु अधिकारी का स्वागत हो रहा है। गुड़िया, शुभेंदु अधिकारी आए थे, क्या लग रहा आपको भवानीपुर से अब की बार? ऑफ कोर्स जीतेंगे वो। जय श्री राम, राम जी उनके साथ है, जरूर जीतेंगे वो। क्या जीतेंगे? सचमुच राम के नाम पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जरूर हो रहे हैं, क्यों नहीं। हमारे तो एरिया से सब लोग इकट्ठा हैं और बाकियों का मुझे नहीं पता। बंगाल तो कहा जाता है कि यहाँ जय श्री राम के नारे का कोई वजूद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी आज हम लोग यहाँ सुबह से सारा ऑर्गेनाइज पूरा किए हुए और हम लोग का शाम में पूजा भी होगा राम जी का। कहाँ रहते हैं आप? हम भवानीपुर में 71 वार्ड। भवानीपुर में। हावड़ा में शोभा यात्रा उस इलाके से भी गुजरी जहां 2022 और 2023 में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। नफरती पत्थर चले थे। आज शोभा यात्रा जब मुस्लिम इलाकों से होकर गुजरी तो उस वक्त वहां पर दुकानें बंद कर दी गई थी। साथ ही मुस्लिम इलाकों की तरफ जाने वाली गलियों को भी बंद कर दिया गया था। हमारे संवाददाता पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। ये हावड़ा में 2022-23 में इसी जगह पर शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था और ये मुस्लिम इलाका है। आप देखिए तमाम दुकानों को बंद करा दिया गया है और जो गलियां हैं, जैसे ये जिस सामने गली है आप देखिए जो कि मुस्लिम कॉलोनी में जाती है, इसमें बैरिकेड्स लगा के, बैनर्स लगा के और अंडर सर्वेलेंस की बात करके इसको ब्लॉक किया गया है ताकि कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो जिससे कहीं यहाँ पर शांति सद्भावना बिगड़ जाए। और उसके बाद अब रामनवमी की शोभा यात्रा देखिए तमाम जो लोग हैं निकल रहे हैं। इन लोग से बात करते, कहाँ से आए हैं आप लोग? आप यहीं के हैं? काजी पाड़ा जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ वहीं के हम लोग। बार क्या माहौल यहाँ से, क्या संदेश सनातन का आप लोग देने की कोशिश करें? संदेश यही देने की कोशिश करेंगे कि बार बार जो हम लोग के रामनवमी में रुकावट आ रही है, सरकार से यही निवेदन रहेगा कि वो रुकावट ना आए। पिछली बार इसी जगह पर पथराव हुआ था। नहीं, आगे इस बार क्या कहेंगे आप, क्या माहौल है? इस बार सही माहौल है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वो वहां के चुनावी मिजाज को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान कलकत्ता में तनातनी भी देखने को मिली। राजरहाट न्यू टाउन इलाके में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष कनौडिया जब मंदिर में शस्त्र पूजन करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कनौडिया, उनके समर्थकों और पुलिस के बीच में जमकर बहस हो गई, लेकिन पुलिस टस-से-मस नहीं हुई। कनौडिया ने कहा कि वो सांकेतिक तौर पर मंदिर में केवल एक तलवार की पूजा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी।